अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब, आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। असलान भाई भी कहते होंगे कि सर ये तो आप फुटबॉल बने हुए हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। आज का जो हमारा लेक्चर है एजुकेशन पेपर वन, ठीक है। पेपर वन का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम देखेंगे करिकुलम डेवलपमेंट और इसी के साथ हम टीचर, रोल ऑफ टीचर, इवैल्यूएशन, इन सारी अवामिल को समझने की कोशिश जो है वो कर रहे होंगे। आप लोगों को आवाज़ क्लियर है? कोई बंदा कंफर्म कर सकता है कि उसको आवाज़ क्लियर है? और तस्वीर तो आ ही रही होगी। हाँ, ये बात भी है। साथ में ये सोचें कि अच्छा चलें, आज का लेक्चर है जी करिकुलम डेवलपमेंट। हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो एजुकेशन के अवाम हैं, मैं उनको टैग खुद भी कर देता हूँ जिनको मैं जानता हूँ। करिकुलम पहले समझने की कोशिश करते हैं, जैसे डायरेक्शन, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स, नॉर्म्स, प्रोसीजर्स जो ड्यूटीज़ एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़ को क्लियर करते हैं, इसको हम बेसिकली करिकुलम कहते हैं। ठीक हो गया। अब जब हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन जो बनती है हमारे पास बड़ी सिंपल सी बनती है। उन सेट ऑफ रूल्स प्रोसीजर्स की डेवलपमेंट जिन पे हमने डायरेक्शंस देनी हैं वाया प्लानिंग ऑफ मटेरियल, प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू यूटिलाइज maximum to get maximum benefit from this social institution that is education. So it can be defined as a systematic planning. just system curriculum development का अगर सिंगल सिनोनिम देखें तो it is a systematic planning. ठीक है, किस चीज़ की प्लानिंग? what is taught, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, कहाँ पर, स्कूल्स में, और ये सब कुछ क्या पढ़ाया जाएगा, कौन किन किन अवामिल को यूज़ किया जाएगा, फोकस रखा जाएगा, क्या सिखाया जाएगा। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये जो सब कुछ क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, अगर तो ये रिफ्लेक्ट होगा, ये मेरी आंखों पे रिफ्लेक्शन, अच्छा, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा इन स्कूल, और ये सब कुछ रिफ्लेक्ट होगा उस पॉलिसी में, उसको हम करिकुलम डेवलपमेंट कहते हैं। किस चीज़ की डेवलपमेंट हो रही है जी? इंस्ट्रक्शंस की, रूल्स की, वैल्यूज़ की। ठीक हो गया। किस में ये डायरेक्शंस जिसको करिकुला कहते हैं, करिकुला एम्बॉडीड होती है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर जो कि ऑफिशियल्स बनाते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट करने वाले जिनसे वो लोग रिलेटेड होते हैं। अब 10 स्टेप हैं जी, 10 स्टेप्स में करिकुलम डेवलपमेंट होती है। देखें, बड़ा क्लियर है, 5 स्टेप समझना हमारे लिए। इट इज़ लाइक अ पॉलिसी, ठीक है। सबसे पहले एजेंडा सेट किया जाता है, गोल्स सेट किए जाते हैं,
फ़िलासफ़ीज़ चूज़ की जाती हैं, और स्पेशली एजुकेशन फ़िलासफ़ीज़ कि हमने किन किन फ़िलासफ़ीज़ पे जो है करिकुलम डेवलपमेंट करनी है। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिशंस, एजेंडा सेटिंग एंड द सिलेक्शन ऑफ फ़िलासफ़ीज़, ये पहला स्टेप होगा। अब ये क्यों याद रह जाएगा? हम पीएमएस और सीएसएस की पीएमएस की हम तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कहीं हमारे पास फॉरेन पॉलिसी होगी, तो हम जैसे पॉलिसी समझते हैं उसका सबसे पहला स्टेप होता है एजेंडा सेटिंग। यहाँ पर भी पहला स्टेप एजेंडा सेटिंग ही है। एजेंडा का मतलब होता है गोल्स सेट करना, मिशन सेट करना, और उसके बाद फिलॉसफीज़ को सेट करना। एजुकेशन की फिलॉसफीज़, रियलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एसेंशियलिज्म, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं स्टेप 2 में आउटकम्स भी डिटरमाइन किए जाते हैं। आउटकम्स भी डिटरमाइन किए जाते हैं, दिस इज द सेकंड स्टेप। अब वो आउटकम्स किस तरीकों के होंगे? सबसे पहला लर्निंग आउटकम, किसकी? लर्नर की। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में हमें यहाँ पर सपोर्ट मिलती है। जो हमने कल साइकोलॉजिकल फाउंडेशन देखा था कि उसमें द लर्नर है, द लर्निंग प्रोसेस है एंड द लर्निंग सिचुएशन है। तो जो लर्निंग आउटकम हैं वो स्टूडेंट के होते हैं। ये स्टेप 3 होगा। फर्स्ट स्टेप एजेंडा सेटिंग, मिशन, गोल्स और फिलॉसफीज़ को करना। सेकंड स्टेप होता है हमारे पास यहाँ पर प्रोग्राम आउटकम्स, ठीक है, कि करिकुलम आपकी पॉलिसी जो है उस तरह देख रहा होता है कि आपके आउटकम्स क्या होंगे। और तीसरा तरीका ये होता है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम भी डिसाइड किए जा रहे होते हैं। तो हम इसको इन 3 स्टेप में से सबसे पहला जो इस प्रोसीजर को देखते हैं, जिसको हमने 10 स्टेप कहा, ये 4 प्रोसीजर्स में डिफाइंड है। 4 मेजर सेट हैं, प्राइमरी सेट हैं, उसके कुछ सेकेंडरी सेट्स हैं। इन 3 कामों को, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल्स, मिशन सेटिंग, ठीक है, आउटकम डिटर्मिनेशन, उसके बाद स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम आउटकम्स। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम आउटकम, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब लर्निंग आउटकम जो होगी किस कंटेंट पे होगी? तो वो कंटेंट डेवलप किया जाता है। तो 4th स्टेज इज डेवलपमेंट ऑफ करिकुलर कंटेंट, ये करिकुलर कंटेंट, ठीक हो गया। अब कंटेंट तो जब डिज़ाइन कर दिया गया स्टेप 4 में, तो स्टेप 5 उसी करिकुलर कंटेंट के साथ ही एसोसिएटेड होगा, जो मिल के एक बड़ा यूनिट बनाएगा जिसको कहते हैं कोर्स डेजिग्नेशन। यहाँ पर कोर्स डेजिग्नेट किया जाएगा। दिस इज़ द 5th स्टेप। मैं फिर रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में फिर बैठे समझने की सूरत में करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसीजर्स क्या हैं। पहला एजेंडा सेटिंग, दूसरा आउटकम सेट किए जाते हैं, तीसरा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम सेट किए जाते हैं, ठीक है। 4th जो है कंटेंट जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। 5th जो है उसी कंटेंट की डेजिग्नेशन पे कोर्स को डिज़ाइन किया जाता है। अब एक क्लास में एक कोर्स तो नहीं पढ़ाया जाएगा, एक क्लास में 5, 6, 7 कोर्स हो सकते हैं, 2, 3, 4 कोर्सेज हो सकते हैं। हर कोर्स का क्या आउटकम निकलेगा, ये नेक्स्ट स्टेप होगा। पहले प्रॉपर कोर्स डिज़ाइन किया, पहले कंटेंट, जब आउटकम डिसाइड हो गए लर्नर के, स्टूडेंट के, फिर कंटेंट, एंड देन उसके बाद कोर्स डिज़ाइन हो गया। अब कोर्स डिज़ाइन करने के बाद आपने जो उस कोर्स को डिज़ाइन किया, उसके बाद ईच कोर्स क्या आउटकम लेके आएगा, तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम फ्रॉम या फॉर ईच कोर्स, इसको सेट किया जाता है, ठीक है। अब जब ये सेट कर दिया जाता है तो वो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं कि हमने, अब ये पैरेलल काम चल रहे होते हैं 2 तरीक़ों से। लेट्स से सेट ए आ गया और सेट बी आ गया, यहाँ तक सेट ए और सेट बी चलते हैं। अब करंट सिचुएशन क्या कहती है, डोमेस्टिक नीड ऑफ एजुकेशन क्या कहती है कि हमने इसमें से किस सेट को इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए सिलेक्शन ज़रूरी है। तो स्टेप 7 जो है वो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है। जो आपने कोर्स का कंटेंट आउटकम डिटरमाइन किए थे, डिज़ाइन किया था फॉर कोर्स, उसमें से अब आपने कोर्स का कंटेंट सेलेक्ट किया है। अब सेलेक्ट हो गया,
ऑप्शन ए सेलेक्ट हो गया जी, ऑप्शन बी इज फॉर द टाइम बीइंग फॉर दैट 5 ईयर प्लान, फॉर दैट 2 ईयर प्लान, जो भी आपकी नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन की, वो 2 साल के लिए थी या वो 5 साल के लिए थी, वो प्राइमरी लेवल के लिए थी, वो सेकेंडरी, जो भी आप जिसकी एजुकेशन पॉलिसी बना रहे थे उसके लिए आपने एक सिलेक्शन कर ली। ठीक हो गया। अब क्या उस पर कहानी ख़त्म, करिकुलम डेवलपमेंट हो गई? नो, यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है। अब इसको फर्दर डिवॉल्व किया जाएगा, डीकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। लर्निंग आउटकम ऑन ईच टॉपिक, ऑन ईच चैप्टर, ये डिसाइड किया जा रहा होगा। ये स्टेप 8 होगा। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द होल कोर्स, एक टॉपिक, एक सेक्शन, एक चैप्टर पे आउटकम आ रहे होंगे, वो स्टेप 8 होगा। ठीक हो गया। अब हमने यहां देखा 8 स्टेप तक बेसिक जो चीज अभी तक वेरिएबल काउंट हो रहे हैं, आइदर इट इज करिकुलम और लर्नर द स्टूडेंट। ठीक हो गया। सो पहले 8 स्टेप्स में जो करिकुलम डेवलपमेंट की जाती है, जो मैकेनिज्म चूज किया जाता है, जो पॉलिसी प्रोग्राम की जाती है डायरेक्शंस के लिए, वो लर्नर को ही फोकस कर रही होती है। बट ओनली लर्नर नहीं है इस होल सम का। स्टेप 9 कहता है कि उस ईच टॉपिक ऑफ द कोर्स, उस ईच सेक्शन ऑफ द कोर्स जिसको आपने सेलेक्ट किया था, जिस पे आपने लर्निंग आउटकम डिटरमाइन किया है, उसके लिए टीचर डिज़ाइन करें। सो नाउ टीचर स्टेप 9 में होगा डिटर्मिनेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोफेशनल कोर्सेज इन दैट कोर्स। अब आपने टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है। सो आपके पास यहाँ पर जो आपने सबसे पहले मिशन, गोल्स और फिलॉसफी सेट की थी, वो यहाँ यूटिलाइज होगी कि आइदर यू आर मूविंग और गोइंग विद अ रियलिज्म फिलॉसफी, रियलिस्ट फिलॉसफी of education, either you are going with idealistic philosophy of education, either you are going with pragmatist philosophy of education, either you are going with essential philosophy of education। ठीक है जी, यहाँ पर ये डिसाइड किए जा रहे हैं। अब द लास्ट स्टेप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जब हम ये सब देख रहे होते हैं, जहाँ से हमने मिशन गोल सिलेक्शन से कहानी स्टार्ट की थी, उसके बाद हमने प्रोग्राम आउटकम को देखना की शुरू की थी, लर्निंग आउटकम देखा, फिर उसके बाद हमने जो है कंटेंट को डेवलप किया, उसके बाद हमने चैप्टर डेवलप किया, उसके बाद डिज़ाइन करके एक सेलेक्ट कर दिया, देन हमने सिलेक्शन ऑफ कोर्स कंटेंट के बाद ईच क्लास, ईच सेक्शन, इस चैप्टर के लिए सिलेक्शन कर ली, आउटकम डिटरमाइन कर लिया, फिर टीचिंग प्रोसेस डिटरमाइन हो गया। नाउ इट इज़ नॉट कंप्लीट। Curriculum is not complete with these two. Curriculum is complete when you determine the evaluation method. इसलिए हमने जो evaluation, टेस्ट evaluation थे, या टीचर की जो evaluation थी, या जो आपका evaluation process है, उसको इसके बाद का लेक्चर रखें, क्योंकि पहले हम इसको यहाँ समझ लें। ठीक हो गया। तो जो आपका करिकुलम है वो इन 10 स्टेप्स पे मुश्तमिल है, उसको ऐसे डेवलप किया जाता है, और जो लास्ट होता है वो स्टूडेंट एवेल्यूएशन मेथड होता है। अगर मैं रिवर्स में जाऊं आपको समझाने के लिए, तो आखिर में स्टूडेंट एवेल्यूएशन मेथड होता है। उससे पहले आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उस कोर्स के लिए डेवलप किया जा रहा होता है, उसके लिए डिज़ाइन किया जा रहा होता है। उससे पहले आपका ईच टॉपिक, ईच क्लास, ईच सेक्शन के लिए लर्निंग मेथड डिज़ाइन किया जा रहा होता है। उससे पहले सिलेक्ट किया जाता है, उससे पहले कोर्स कंटेंट डिज़ाइन किए जाते हैं, उससे पहले चैप्टर डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है, उससे पहले लर्निंग आउटकम डिज़ाइन किया जाता है स्टूडेंट का, उससे पहले प्रोग्राम आउटकम डिज़ाइन किया जाता है, और सबसे पहले मिशन सेट किया जाता है। 10 स्टेप तो हैं। अब ये 10 स्टेप कन्वर्ज किन 4 स्टेप्स में होते हैं। तो करिकुलम डेवलपमेंट की अगर ये स्टेप्स भी समझ ना आए, तो 4 प्रिंसिपल्स देखते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट बेस्ड ऑन 4 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम आउटकम, सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग आउटकम, थर्ड इज ऑर्गेनाइजिंग दोज प्रिंसिपल फॉर आउटकम, प्रोग्राम आउटकम,
लर्निंग आउटकम को ऑर्गेनाइज करना ताकि आउटकम्स को अचीव किया जा सके। फोर्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। सो दीज 4 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट द करिकुलम डेवलपमेंट एज अ होल। ठीक हो गया। इन डेवलप्ड वर्ल्ड, इन अ गुड डेमोक्रेसीज या अच्छी स्टेट्स में जब एजुकेशन या जब हम कंपैरेटिव एजुकेशन देख रहे होते हैं, तो जब हम करिकुलम डेवलपमेंट देखते हैं, तो अच्छी कंट्रीज़ जो सोशल इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करती हैं सच एज एजुकेशन, वो कर क्या रही होती हैं? वो ये चारों प्रिंसिपल्स फोकस करती हैं, फॉलो करती हैं। 4 प्रिंसिपल जो हमने देखे करिकुलम डेवलपमेंट के, इनको फॉलो करती हैं। स्पेशली पहले 2 जिसको जो आपका पहला 2 जो प्रिंसिपल हैं, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम आउटकम है, दूसरा जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल फॉर लर्निंग आउटकम है, तीसरा जो प्रिंसिपल उन दोनों आउटकम्स को ऑर्गेनाइज करना है, और फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। ठीक हो गया। क्यों किया जा रहा होता है और कैसे करना चाहिए? इससे पहले गोल्स ऑफ एजुकेशन सेट किए जाते हैं। जब पॉलिसी डिज़ाइन की जाती है, जब करिकुलम डेवलप किया जाता है, तो 2 काम किए जाते हैं, गोल्स ऑफ एजुकेशन और पर्पस ऑफ एजुकेशन। रियासतें पॉलिसी डेवलप करने वाले इन दोनों के लिए बड़ा क्लियर मेथडोलॉजी रखती है। ठीक हो गया। तो अगर हम देखें तो करिकुलम डेवलपमेंट 4 चीज़ों पे है। पर्पस, जैसे हम पॉलिसी डिज़ाइन करते हुए एजेंडा सेट करते हैं, प्लान करते हैं, तो करिकुलम डेवलपमेंट का पहला हिस्सा है प्लानिंग, दूसरा हिस्सा है कंटेंट एंड मेथड, तीसरा हिस्सा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ विच इज़ एवेल्यूएशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद ऑल दीज 3, प्लानिंग, ठीक है, कंटेंट एंड मेथड और इम्प्लीमेंटेशन। एवेल्यूएशन इन चारों से लिंक्ड होती है। क्लियर हो गया जी? अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर यूनुस साहब जो एजुकेशन के बारे में लिखते हैं, थोड़ा सा उनका एक रेफरेंस दूँ। सो वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली करिकुलम डेवलपमेंट, इट इज़ बेसिकली, पहले जो पार्ट पे आपने देखना है वो मॉडल को भी यूज़ करना है कि आपने मॉडल कौन सा यूज़ किया। जब हम ये मॉडल की बात कर रहे हैं तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इसको हमने गप लगानी है, समझनी है। अभी हमने देखा 10 स्टेप जिस पे करिकुलम डेवलप किया जा रहा होता है, उन आउटकम्स को डिज़ाइन किया जा रहा होता है, जिसका मेजर पार्ट लर्निंग आउटकम कंटेंट पे है। उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन है वो उसको कंप्लीट करता है। अब हमने कहा कि ये एक एजेंडा सेटिंग है, डिज़ाइन मेकिंग प्रोसेस है। तो करिकुलम डेवलपमेंट जो है सेट और एस्टेब्लिश करने का नाम है ऑफ स्पेसिफिक गाइडलाइंस को। अब ये गाइडलाइंस क्या हैं? कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो टीचिंग मेथडोलॉजीज से लेकर लर्निंग आउटकम्स तक को डिसाइड करेंगी टू अचीव पर्पस एंड गोल ऑफ एजुकेशन। ठीक हो गया। मॉडल कौन सा है जी? करिकुलम मॉडल। ये बेस कैसे होगा? पहले ही जो हमारी स्टेप्स के बाद की जो अगली हेडिंग बनेगी दैट इज करिकुलम मॉडल। ठीक हो गया। मॉडल इज लाइक रियलिज्म यूज होती है यहाँ पर एजुकेशन की फिलॉसफीज। जब हम करिकुलम मॉडल की बात कर रहे होते हैं तो हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में एक रियलिटी की डिपिक्शन कर रहे होते हैं, मॉडल एक्सप्लेन करते हो। वाई? क्यों? पर्पस क्या है इस मॉडल को यूटिलाइज करने का? सो दैट एजुकेशनल फिलॉसफी, जो हमने पहले 4 प्रिंसिपल देखे, सो दैट एजुकेशनल फिलॉसफी के एम्स और गोल्स कंप्रोमाइज ना हो, सो दैट एजुकेशन प्रिंसिपल के आउटकम्स कंप्रोमाइज ना हो, ताकि लर्निंग आउटकम अचीव किया जा सके, ताकि जो टारगेट सेट किए गए थे स्पेसिफिक क्लास, स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर और स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उसको अचीव किया जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवैल्यूएशन और एग्जामिनिंग के लिए प्रोसेस या स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके।
दैट इज वाई करिकुलम मॉडल इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब करिकुलम मॉडल्स 4 बेसिक स्टेप्स पे काम करता है, इसके 4 फ्रेमवर्क्स हैं। पहला लेवल्स ऑफ करिकुलम, हम अभी एक्सप्लेन करते हैं इन सबको, लेवल्स ऑफ करिकुलम। दूसरा मॉडल है क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस के कौन कौन से एस्पेक्ट्स यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कंटेंट जो आपने सिलेक्ट किया था उसके लिए फिर आपने टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज की है, और साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिलोसफिकल फाउंडेशन ये कहती है टू अचीव द पर्पस ऑफ एजुकेशन, टू अचीव द एम्स ऑफ एजुकेशन, टू इम्पार्ट द स्किल्स इन लर्नर, लर्निंग सिचुएशन मस्ट बी यूटिलाइज्ड। ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन कल हमने देखा था, ठीक है। लर्निंग सिचुएशन इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर टीचर पार्ट होगा, तो क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस के एस्पेक्ट भी दिए जा रहे होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इस मॉडल को कंप्लीट करती है। जो मॉडल का हमने फ्रेमवर्क देखा, इसके डिसीजन मेकिंग के टाइप्स को भी कंप्लीट करती है। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इन स्टेप्स को कंप्लीट करना है। जो हमने अभी 10 स्टेप देखे, तो इनको कंप्लीट करने के लिए 3 सेटों में इनको यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज़ कंटेंट, सेकंड इज़ मेथड, थर्ड इज़ आउटकम। रिवर्स कर दें तो फर्स्ट इज़ आउटकम, सेकंड इज़ कंटेंट एंड थर्ड इज़ मेथड। क्यों करना है जी? सबसे पहले वैसे आपका आउटकम होगा, फिर आपका कंटेंट होगा, फिर मेथड होगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन देखें तो पहले मेथड, फिर कंटेंट एंड देन आउटकम। लेकिन क्यों? क्योंकि करिकुलम एक पॉलिसी है, एक डेवलपमेंट प्लान है एजुकेशन के रिलेटेड, ठीक है, एक डिज़ाइन है इंस्ट्रक्शन का, तो उसमें सबसे पहले गोल सेट किए जाते हैं, तो आउटकम सबसे पहले आएंगे। 2 इंडिविजुअल ने बड़ा काम किया इस पे मॉडल देते हुए। तो पहला मॉडल है ऑब्जेक्टिव मॉडल या रेशनल मॉडल। हिल्डा टाबा, HILDATABA, इन्होंने दिया, और उसके साथ राल्फ टेलर थे। हिल्डा टाबा और राल्फ टेलर, इन्होंने रेशनल और ऑब्जेक्टिव मॉडल दिया, ठीक है। और दूसरा मॉडल था साइक्लिकल मॉडल, और आई थिंक नाइकोलस ने दिया था। साइक्लिकल मॉडल जो है नाइकोलस ने दिया, और जो आपका रेशनल मॉडल था करिकुलम डेवलपमेंट का, वो हिल्डा टाबा ने दिया, और राल्फ टेलर। अब राल्फ टेलर मॉडल का क्या रेशनेल है, करिकुलम डेवलपमेंट कैसे करनी चाहिए, वो क्या कहता है? RALPHTYLER, ये मॉडल है रेशनल, ऑब्जेक्टिव और रेशनल मॉडल। 4 कंसिडरेशन वो कहता है करिकुलम डेवलप करते हुए होनी चाहिए। राल्फ टेलर का जो मेथड है, उसका जो रेशनेल है, रेशनल या ऑब्जेक्टिव करिकुलम के लिए जो साइकिल है या मॉडल है, वो कहता है 4 प्रोपोजिशंस को, कंसिडरेशन को ज़रूर फोकस करना चाहिए। पहला, पर्पस क्या है स्कूल का, उस इन्वायरमेंट का, लर्निंग इन्वायरमेंट का जिसमें लर्निंग प्रोसेस यूज़ होना है। तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन से हेल्प लेता है राल्फ टेलर कि भाई आप स्कूल का पर्पस ज़रूर कंसीडर करें। दूसरा कहता है उस पर्पस का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को काउंट नहीं करेंगे, और एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस आपकी हेल्प आउट करेंगे फिलॉसफिकल फाउंडेशन से। तो राल्फ टेलर का जो मॉडल है वो फिलॉसफिकल फाउंडेशन को भी यूज़ करता है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन को भी यूज़ करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। पर्पस ऑफ स्कूल में आपका टीचिंग एक्सपीरियंस यूज़ हो रहा होता है, और जो आपका एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, वो आपका एपिस्टीमोलॉजी से यूज़ हो रहा होता है, जहाँ पर आप व्हाट इज़ ट्रूथ जैसी टर्म्स को यूज़ कर रहे होते हैं, जो मेटाफिजिक्स की थी, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में हमें हेल्प देती है। तीसरी कंसिडरेशन राल्फ टेलर कहता है आपके उन पर्पस ऑफ स्कूल भी डिसाइड हो गया, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस भी हो गए, अब आपने इन और एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक हो गया। बट राल्फ कहता है
ये तीनों कंसिडरेशंस कंप्लीट नहीं हैं इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड द इवैल्यूएशन एक्सपीरियंस। आपने जो वो एक्सपीरियंसेस थे उनकी इवैल्यूएशन नहीं की। सो पर्पस ऑफ स्कूल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकंड इज एक्सपीरियंसेस ऑफ दोज पर्पसेस, जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस उन पर्पस के साथ रिलेटेड हैं। थर्ड आपका ऑर्गेनाइजेशन है उन एक्सपीरियंसेस की। और फोर्थ उस एक्सपीरियंसेस को, उन एक्सपीरियंसेस को इवैल्यूएट भी करना है। ये राल्फ टेलर का रेशनल या ऑब्जेक्टिव करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल है। ठीक हो गया जी। नो, अच्छा मॉडल है, यूज करें, समझने की कोशिश करें तो समझने की कोशिश करें तो हमारे पास इस मॉडल में बड़ी अच्छी कहानी समझ आती है, डायग्रामेटिक, जो मैं आप लोगों के साथ अगर ड्रा करूं या कोशिश करूं कि वैसे समझाऊं। अच्छा, कोशिश करता हूं कि वैसे समझाने की कोशिश करता हूं। अगर नहीं आएगी तो आई विल आस्क और मैं इसको ड्रा करने की कोशिश करूंगा। नाउ राल्फ टेलर कहता है कि भाई ये जो 4 कंसीडरेशन हैं करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, ये यूज़ होंगी इस तरीके से, क्योंकि एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस भी उसने काउंट किया, एवेल्यूएशन का एक्सपीरियंस भी उसने काउंट किया, आपके एक्सपीरियंसेस को पर्पस ऑफ एजुकेशन के साथ भी रिलेट करके दिया। सो बेसिकली ही इज़ यूजिंग सोसाइटी, सोर्सेज एज वेल एज लर्नर इन अ सेम ब्रांच। तो डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर करिकुलम डेवलपमेंट में टू गेट गुड स्कोर। जैसे आपने पहले लेक्चर में पूछा कि सर स्कोर कितना आता है, स्कोर आप पर डिपेंड करता है कि आपने लेना कितना है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनती है कि राल्फ जो है इस मॉडल में सोसाइटी, स्कूल और लर्नर को एक ब्रांच में काउंट करता है। वर्टिकल ब्रांच में सबसे पहले सोसाइटी रखता है, फिर स्कूल रखता है और फिर लर्नर। और एक्सप्लेनेशन बड़ी आसान है कि लर्नर इज़ बेसिकली स्कूल का हिस्सा है एंड दैट स्कूल इज़ पार्ट ऑफ सोसाइटी। और करिकुलम इसको फोकस कर रहा होता है। ठीक है। अब जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं ये कभी भी आइसोलेशन में ना खाली स्कूल के लिए होंगे, ना खाली लर्नर के लिए होंगे, ना सोसाइटी के लिए। इन तीनों को कंसीडर किया जा रहा होगा। इन तीनों का जो आउटकम होगा वो ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए ज़रूरी होगा। अब जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे उसकी बेसिस पे करिकुलम डेवलप किया जाएगा। अब जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे उसकी बेसिस पे करिकुलम डेवलप किया जाएगा। अगर आप कहते हैं तो मैं ये कहानी डायग्राम के थ्रू, एक सेकेंड मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ अगर, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। जस्ट अ सेकेंड ताकि मैं राल्फ कहता है जी यू हैव टू यूज दिस टेक्निक। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट मैटर डिसाइड करना है, देन यू हैव टू यूज वन ऑफ द वेरी बेसिक थिंग। सोसाइटी का पार्ट होगा स्कूल, स्कूल के अंदर लर्नर अवेलेबल है, आपको वो एक ही इसको हायरार्की में डालता है। इसके आउटकम्स जो होंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनकी बेसिस पे करिकुलम ने फिलॉसफी डिसाइड करनी है, स्कोप डिसाइड करना है और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन को डिसाइड करना है। इनकी बेसिस पे इधर नहीं जाना, यहाँ से आपने इन कंटेंट के लिए इन एरियाज़ को यूज़ करना है। कौन सी फ़िलासफ़ी यूज़ करनी है, कौन सा स्कोप यूज़ करना है और कौन सा साइकोलॉजिकल फाउंडेशन यूज़ करनी है। लर्नर पे फोकस करना है, लर्निंग सिचुएशन पे ज़्यादा फोकस करना है, लर्निंग प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करना है, मेटाफिज़िक्स पे फोकस करना है, एपिस्टेमोलॉजी पे फोकस करना है, एक्सियोलॉजी पे फोकस करना है, सो दैट आप एथिक्स, मोरालिटी, एस्थेटिक सेंस डेवलप कर सकें, नॉलेज इम्पार्ट कर सकें। ठीक है, कौन सा स्कोप यूज़ करना है और
जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्नर है और लर्निंग सिचुएशन है, इसको यूज़ करना है। आपने ये बाद में डिसाइड करने हैं, पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं। और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के लिए यू हैव टू फोकस ऑन दिस फर्स्ट, सोसाइटी, स्कूल एंड लर्नर। और पहले आप करते हैं जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो डिसाइड कर रहे होता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर उसका साइकिल कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर वो कहता है एक फेज कंप्लीट है। जो एजुकेशन का जो एक्सपीरियंस है वो अगर कंसीडर नहीं करेगा इवैल्यूएशन के एक्सपीरियंस को, उस एक्सपीरियंस की इवैल्यूएशन नहीं करेगा, देन जो है वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं है। तो कहता है कि अब आपने ऑब्जेक्टिव जो सेट किए फिलॉसफी चूज़ करने के बाद, स्कोप यूज़ करने के बाद और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन यूज़ करने के बाद, उसमें से अब आप चूज़ करेंगे सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स। सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स आपने यूज़ कर लिए, नाउ यू हैव इवैल्यूएशन ऑफ दो सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव। तो करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस अगर रेशनल होगा, ये सबसे बेस्ट मॉडल है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मॉडल जो है वो सबसे बेस्ट है। सब इससे क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, खाली क्वांटिटी पे फोकस नहीं होता। अगर हम केस स्टडी इसको स्पेसिफिक कर दे पाकिस्तान के लिए, तो बहुत कम यूज़ किया गया है, बहुत कम सेक्टर्स में यूज़ किया गया है इस मॉडल को, ड्यू टू सर्टन अदर रीजंस, कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो डिटरमाइन नहीं किए गए इस तरीके से। कभी आपका लर्नर फोकस नहीं था, करिकुलम डेवलप करने वाले ज़्यादा फोकस थे, सोसाइटी की नेचर फोकस की गई, कभी स्कूल फोकस किया गया, तो कभी लर्नर फोकस किया गया। लेकिन राल्फ का मॉडल कहता है कि आपने इन तीनों का ऑब्जेक्टिव फोकस करना है, उसके बाद कंटेंट चूज़ करना है फ्रॉम फ़िलासफ़ी कौन सी रखनी है, उसकी फाउंडेशन कौन सी यूज़ करनी है। क्या आपको रियलिस्टिक ज़रूरत है, ठीक है, या आपको आइडियलिस्टिक ज़रूरत है, आपको एसेंशियलिस्ट की ज़रूरत है, आपको प्रैग्मेटिस्ट की ज़रूरत है। उसके बाद आपने स्कोप सेट करना है, उसके बाद आपने साइकोलॉजिकल फाउंडेशन रखनी है कि इधर आपकी करिकुलम ने लर्नर पे पहले फोकस करना है, लर्निंग प्रोसेस पे फोकस करना है, या लर्निंग सिचुएशन पे फोकस करना है। हम लर्नर पे फोकस तो करते रहे, लर्निंग प्रोसेस इग्नोर कर दिया, तो टीचिंग मैथडोलॉजी हमारी ऐसी कोई फ्लॉड हुई कि हमारे टीचर सुभान अल्लाह, अगर टीचर बहुत अच्छे, लर्नर बहुत अच्छा, तो आपके पास लर्निंग सिचुएशन ही बेहतर नहीं है, प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा। तो ये मॉडल आपको एक इफ़ेक्टिव वे आउट देता है टू डेवलप द करिकुलम। ठीक हो गया? अच्छा जी, हिल्डा टिबा का मॉडल, इसको कहते हैं लीनियर मॉडल, HILDA, हिल्डा TABA। इसका मॉडल जो है करिकुलम डेवलपमेंट का, वो है लीनियर मॉडल। अब दिस इज द वे टू स्कोर गुड। अगर क्वेश्चन करिकुलम डेवलपमेंट का आ जाता है तो आम से फारिग बच्चों की तरह ये 10 स्टेप नहीं लिखाने, मॉडल डिस्कस करें। एग्जामिनर एजुकेशनिस्ट बैठा है और एजुकेशन का प्रोफेसर है किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में, PPSC वाले ने मैट्रिक के पर्चों की तरह किसी को तो नहीं पर्चा थमा देना कि चेक कर लें, तो उसको बताएं कि मैंने मॉडल पढ़े हैं और ये मॉडल्स यूज़ होते हैं, फिर उसका एनालिसिस करके दें, एक्सप्लेन भी करके दें, उसको ये लगे कि रट्टा नहीं लगा के आए, इन मॉडलों को समझ भी है। हिल्डा टिबा कहता है, हिल्डा टिबा की एक बड़ी सिंपल सी अजम्पशन है, उसका लीनियर मॉडल एक्सप्लेन करता है। अकॉर्डिंग टू दैट इंडिविजुअल, टीचर जो है, ठीक है, जो करिकुलम को टीच करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा, दैट इज़ लाइक एन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आपकी एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बनाती है, वैसे और उसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे ही टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करने वाला है उस करिकुलम को। ही इज शी इज द इंडिविजुअल जिसने आपकी उस डिज़ाइन प्रोसेस को, जिसके लिए आपने बड़ी मेहनत की और सिलेक्शन की, उसने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, दैट ही शुड पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग करिकुलम डेवलपमेंट जो है। अब पाकिस्तान अगर मैं आपको देखूं, करिकुलम डेवलपमेंट तो पहले स्टेप नहीं है ना, पहले तो आपकी एजुकेशनल पॉलिसी है, उसको फिर टास्क मिलता है या दो भी काम होता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। आई वॉज पार्ट ऑफ पिलडाट, मैं पिलडाट का हिस्सा था, तो एक इवेंट की इनविटेशन आ गई
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत था, बड़ा मज़े का इवेंट था, बड़ा ख़र्चा हुआ था, और पॉलिसी एनालिस्ट के तौर पे हम एक पार्ट थे उसका, एज चेयर एजुकेशन कमेटी दैट टाइम फॉर पंजाब। ठीक है, वहाँ पर जी पता चला जी आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको दिखाया जा रहा है। किसने बनाई? हम चेयर एजुकेशन कमेटी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देख रही हैं, सब कुछ हमारे सामने है, ग्राउंड रियलिटीज़। अब एक थर्ड पार्टी आती है, एक फॉरेन डोनर है, कोई एनजीओ है, उन्होंने मिल के जी आपको एक पॉलिसी दे दी। ठीक है, अब उस पॉलिसी में हमें पता भी था कि भाई प्राइमरी लेवल पे ये फोकस किया जा रहा है, सेकेंडरी पे ये फोकस किया जा रहा है, एजुकेशन पे फोकस। वैसे तो देखने में बहुत अच्छी थी, बहुत मज़े की पॉलिसी थी, बहुत अच्छी थी। एसोसिएट नहीं कर पाई ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ। ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ एसोसिएट क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि लीनियर मॉडल तो फोकस ही नहीं किया जा रहा था। दैट इंडिविजुअल जो उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ही और शी नोस व्हाट आर द प्रॉब्लम्स लर्नर इज फेसिंग, व्हाट आर द इश्यूज क्लासरूम इज फेसिंग, व्हाट आर द इश्यूज लर्निंग सिचुएशन इज फेसिंग। चाहे वो यूनिवर्सिटी का टीचर है, चाहे वो कॉलेज का टीचर है, चाहे वो स्कूल का टीचर है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का टीचर। हिल्डा टिबा इज दैट इंडिविजुअल जो करिकुलम डेवलपमेंट में लीनियर मॉडल फॉलो करता है और कहता है दैट एडमिनिस्ट्रेटर जो टीचर है, जिसने इम्प्लीमेंट करना है उस पॉलिसी को, जो करिकुलम है, वो डिज़ाइन, उस इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, वो उसका पार्ट होना चाहिए, मेकिंग का, डेवलप करने का। किस तरीके से पार्ट होना चाहिए? टीचर एडवोकेसी पे फोकस करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले इसको, मैं जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ करता हूँ, वहाँ लिखता हूँ, तो मैं पाकिस्तान की पॉलिसी सही काम क्यों नहीं करेगा, मैं कहता हूँ पब्लिक एडवोकेसी नहीं है। जिसके लिए इम्प्लीमेंट की जा रही है उसकी वॉइस तो है ही नहीं, काउंट नहीं की जा रही। तो यहाँ पर जिसने इम्प्लीमेंट करनी है उसकी एडवोकेसी यूज़ ही नहीं की जा रही। तो हिल्डा टिबा टीचर की एडवोकेसी पे फोकस करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, क्यों? उसको कहते हैं दिस इज़ द ग्रास रूट अप्रोच। अब ग्रास रूट अप्रोच ज़रूरी है, इस मॉडल में हमें नज़र आती है। 7 मेजर स्टेप वो खातून जो हिल्डा टिबा हैं हमें प्रेजेंट करती है। 7 मेजर स्टेप्स हमें उसके नज़र आते हैं। मैं आपकी उसकी अगर डायग्राम बना के दूं जैसे पिछली बताई थी, तो पहले मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की, अल्लाह करेगा समझ आएगा, नहीं तो फिर डायग्राम बनानी पड़ेगी। पहला कहता है, पहले वो कहती हैं जी कि आप डायग्नोज करें नीड्स की। इनका मॉडल 10 स्टेप्स काउंट नहीं करता, 7 स्टेप काउंट करता। नीड्स को डायग्नोज करें ग्रास रूट लेवल पे। टीचर इज द करिकुलम डिजाइनर, ही और शी मस्ट स्टार्ट द प्रोसेस of curriculum designing by identifying, by diagnosing the needs. So हिल्डा टिबा के अकॉर्डिंग जो करिकुलम प्रोसेस है वो टीचर स्टार्ट करे नीड्स को डायग्नोज करते हुए, क्योंकि उसने उन लर्नर स्टूडेंट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए एक बेटर पिक्चर देनी है। अब जब आइडेंटिफाई हो जाएंगी, दिस इज समथिंग लाइक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल्स। जो पॉलिसी का पहला स्टेप होता है एजेंडा सेटिंग ही है, लेकिन एजेंडा सेटिंग स्टार्ट कौन करे? टीचर। फिर वो कहती है कि आप ऑब्जेक्टिव फार्मुलेट करें, फार्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। जब टीचर आइडेंटिफाई कर दे नीड्स को जो अटेंशन रिक्वायर करती हों, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट कर दें, आप उनको फार्मुलेट करें। फिर ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, नाउ सिलेक्ट द कंटेंट। जो उन जिन नीड्स को उसने डायग्नोज किया उस टीचर ने, जिसके लिए उसने ऑब्जेक्टिव्स फार्मुलेट कर दिए, अब उन ऑब्जेक्टिव्स की बेसिस पे कंटेंट हो। दैट विल बी डिफर फॉर डिफरेंट क्लासेस, फॉर डिफरेंट कोर्सेज, फॉर डिफरेंट स्कूल्स, फॉर डिफरेंट सेक्शंस। डिफरेंट स्कूल की जब बात हो रही है तो सारे पब्लिक स्कूल्स की बात नहीं हो रही, डिफरेंट स्कूल्स की बात हो रही है जो आपके कंट्री में एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। Fourth, according to her, is the organization of those learning objective. क्योंकि learning objective एक अच्छा करिकुलम सब्जेक्ट
कोर्स, टॉपिक, चैप्टर, इन सब को काउंट करता है। आप एक जब फिज़िक्स का करिकुलम डेवलप करते हैं तो उसमें कौन से 11 चैप्टर होंगे, उन चैप्टरों में कौन कौन से चैप्टर्स काउंट, सब टॉपिक्स काउंट करने हैं, सेक्शंस काउंट करने, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वो कहती है कि जब आपने गोल्स डायग्नोज कर दिए, फार्मूलेट कर दिया ऑब्जेक्टिव को, उसके लिए कंटेंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, लर्निंग कंटेंट, फिर आप उनको ऑर्गेनाइज़ करें। ये ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है सो दैट आप सीक्वेंस में लेके आएँ। ऐसा नहीं होगा, इसे आप क्या कर रहे होंगे, कॉग्निटिव, ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन वाले मॉडल को यूज़ करती हुई नज़र आती हैं यहाँ पर, ताकि वो कहती हैं स्टेजेस हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ की। आपने जो करिकुलम डेवलप करना है वो किसी स्टेज को ओवरकम ना कर जाए, बाईपास ना कर जाए। एक स्टेज पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होनी है, अगर एक बच्चे की एक स्टेज पे जो है मोटर डेवलपमेंट होनी है, कुछ एजेस है ना, 0 से 2 साल तक एक डेवलपमेंट है, एक ग्रोथ है, 2 से 7 साल तक, 7 से 11, 11 से अडल्टहुड तक। तो आपने अगर 5वीं क्लास के बच्चे के लिए 1 साल का कोर्स डिसाइड करना है तो उसके लिए आपने एक सीक्वेंस को, हायरार्की को फॉलो करना है। आप बेसिक से कैसे लेके जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, देन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट कर लें। कैसे होगा ये? वो कहता है अब आप, करिकुलम डेवलप नहीं हुआ, आप उन कंटेंट को, जिसके लिए वो कंटेंट बनाएगा, दैट इज स्टूडेंट, लर्नर, उनके सामने प्रेजेंट करें, उनको एंगेज करें उस कंटेंट के साथ। उस स्टेज पे टीचर का फिर रोल होगा, ही और शी विल चूज, जेंडर में नहीं जा रहा, ही, आई एम नॉट चूज, मैं बार बार ही यूज़ कर रहा हूँ, सो मेरे साथ यहाँ पर मैक्सिमम एजुकेशन जो है वो लड़कियाँ होती हैं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट ही और शी। टीचर मस्ट एंगेज स्टूडेंट्स, वाई? बिकॉज ही और शी हैज़ टू डिसाइड द इंस्ट्रक्शनल मैथड। जो मैथड वो चूज़ किया जा रहा है वो अब वो डिसाइड करेगा, और उसको डिसाइड करना चाहिए। पॉलिसी डेवलप करने वाले को डिसाइड नहीं करना कि टीचिंग मेथड कौन सा होगा। जो इंगेज है, जिसने इम्प्लीमेंट करना है, जो लर्नर और लर्निंग सिचुएशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ही और शी मस्ट डिसाइड द इंस्ट्रक्शनल मेथड। अब आप उन लर्निंग एक्टिविटीज़ को भी ऑर्गेनाइज करें। दैट विल हेल्प यू टू अचीव द पर्पस ऑफ एजुकेशन एज अ होल। आपको स्पेसिफिक पर्पस अचीव नहीं करने हैं, आपको यूनिवर्सल पर्पसेस अचीव करने हैं। तो आप उन लर्निंग कंटेंट का, लर्निंग एक्टिविटीज़ को भी ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे आपका कंटेंट सीक्वेंस किया गया है, वैसे एक्टिविटीज़ को भी सीक्वेंस किया जाना चाहिए। लास्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू हिल्डा टाबा, इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन दोनों में हमें कॉमन नज़र आई, चाहे वो टेलर का मेथड था, चाहे वो हिल्डा टाबा का मेथड था, चाहे वो रेशनल मेथड था, चाहे वो लीनियर मॉडल था, हमें इवैल्यूएशन दोनों में नज़र आए। इवैल्यूएशन क्यों ज़रूरी है? इवैल्यूएशन इसलिए भी ज़रूरी है कि जो आपने डायग्नोज किया था, आउटकम्स को, ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया था, क्या वो अचीव हुए? अगर अचीव नहीं हुए तो कौन, किस किस जगहों पे ड्रॉबैक्स रह गए, तो क्यों रह गए? ठीक हो गया, ये जी हमारे पास हैं। और टेलर के स्टेप्स हैं 4, जिसको हमने बिल्कुल शुरू में किया था, क्योंकि 1-2 बच्चे, आई थिंक वर्दा अफजाल इस अगर हमारे साथ अवेलेबल हैं, इन्होंने लेट ज्वाइन किया, तो मैं फिर रिपीट करता हूँ। 4, डेवलपमेंट ऑफ एम्स, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग आउटकम। ये 4 फिलॉसफीज़ हैं करिकुलम डेवलपमेंट की, 4 प्रिंसिपल्स कह लें। अगर टोटल 10 स्टेप्स में ये सारी कहानी होती है, लेकिन 4 प्रिंसिपल्स यही हैं कि आप डेवलप करते हैं, पहले एम सेलेक्ट करते हैं, फिर डेवलप करते हैं कंटेंट को, फिर उस कंटेंट को और लर्निंग एनवायरनमेंट को या प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उनकी इवैल्यूएशन करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट करिकुलम डेवलपमेंट एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अब एक छोटी सी, पहला हमारा पेपर 1 यहाँ पर एंड होगा। कल से हम फिलॉसफीज़ ऑफ एजुकेशन पेपर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड आई होप कि हम सिलेबस कर लेंगे।
ये जो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप 5, 6, 7, 8 बच्चों को तो सिर्फ थोड़ी सी रीडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी या पास पेपर अटैम्प्ट करना पड़ेगा। अगर हमने ये कोर्स कराया है तो आई एम अवेलेबल फॉर एवेल्यूएशन, ठीक है। अगर आप मुझे कोई सवाल अटैम्प्ट करके देंगे तमीज़ से, प्रॉपर पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देंगे तो ज़रूर हम उसको एवेल्यूएट करेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नो, अब हम देखते हैं जी, एक टॉपिक है यहाँ पर एवेल्यूएशन, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर है, हाँ, मुझे एक टॉपिक देखने दें आपके लिए। प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, हेड 5 है। क्या ये सब कुछ अलग है? पहले मैं आप लोगों के सामने सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो 5.1 से 5.5 तक की हेड्स हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपके हमारे करिकुलम डेवलपमेंट के सिलेबस में मॉडल्स नहीं थे, बट यू हैव टू यूज मॉडल्स टू गेट गुड स्कोर, ठीक है। प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, ये मैं आपको एक लिंक अभी मैसेज कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, वहाँ से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे यूज़ हो रहा होगा। नाउ हम देखते हैं हेड 5 जो सिलेबस है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। 5.1 कहता है क्लासरूम कम्युनिकेशन का प्रोसेस, 5.2 कहता है फैक्टर्स इफेक्टिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन, 3rd कहता है बैरियर्स टू क्लासरूम कम्युनिकेशन। ट्राई टू फाइंड आउट, ऐसे बुक तो अवेलेबल बहुत सारी हैं, वैसे मैं अभी आपको बताता हूँ ये टॉपिक्स कहाँ से पढ़े जा सकते हैं, रिकमेंडेड किताबों में से बताता हूँ। अच्छा जी, क्लासरूम कम्युनिकेशन, वाई हेडिंग इज प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, सब हेडिंग्स जो पहली 3 हैं वो क्लासरूम कम्युनिकेशन हैं। टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टीचिंग प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट विदाउट क्लासरूम कम्युनिकेशन। हाउ यू आर बीइंग अ टीचर, लेट्स अज्यूम वी ऑल आर टीचर हियर, लेट्स अज्यूम वी आर टीचर, ठीक है। आप में से मोस्टली टीचर रहे हैं भी सही, ठीक है। आई एम टेकिंग, मैं अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ इस टाइम पे आप सबका। मैं आपसे कम्युनिकेट कैसे कर रहा हूँ, मेरी टीचिंग स्ट्रेटजी कैसी है, क्या मैं उन एरियाज को टारगेट कर रहा हूँ जिस पे मेरा करिकुलम का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए थे, क्या मैं उन फाउंडेशंस को यूज कर रहा हूँ, क्या मैं आपको ये बता रहा हूँ मेटाफिजिक्स का कि व्हाट इज द ट्रुथ हियर, मतलब अबाउट दिस एजुकेशन, क्या मैं आपको एपिस्टीमोलॉजी की ये कहानी बता रहा हूं कि व्हाट इज रियल हियर या व्हाट इज द नॉलेज हियर, क्या मैं आपको इस क्लासरूम इन्वायरमेंट में जो विच इज ओवर डिजिटल क्लासरूम हैपनिंग गोइंग ऑन फेसबुक पेज, ठीक है, क्या मैं आपको यहाँ एक जियोलॉजी, एथिक्स एंड मोरालिटी के अंडर ये सब कुछ कराने की कोशिश कर रहा हूं? इफ यस, देन इट मीन philosophical foundation of curriculum development as well as education, जो एक पिलर था एजुकेशन का, फाउंडेशन थी, इट इज़ गुड। नाउ टीचिंग स्ट्रेटजी में इस क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर क्या मैं साइकोलॉजिकल फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ, अदर आई एम हिटिंग और यूजिंग द लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिवली, क्या मैं लर्निंग सिचुएशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ, क्या आई एम यूजिंग द मोटिवेशन एज अ टूल हेयर, इफ यस और नो, डिपेंड आप पे करेगा, ठीक है, इसका आंसर आपने कैसे करना है। लेकिन बीइंग अ टीचर, एक टीचर ने ये सारे टारगेट्स देखने हैं, फिर ये देखना है कि उसकी क्लासरूम में जो इंडिविजुअल बैठे हैं, जो लर्नर हैं, दे आर पार्ट ऑफ अ सोसाइटी विच इज कंपोज ऑफ डिफरेंट कल्चर, बेसिकली तो है पाकिस्तानी कल्चर, लेकिन डिफरेंट कल्चर्स पे बेस्ड है सोसाइटी, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के लोग हैं, मिनॉरिटीज़ भी रहती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के ग्रुप के लोग हैं।
वो जिस सोसाइटी से आ रहे हैं उन सोसाइटी के फीचर्स कुछ अलग अलग हैं। क्या एज अ टीचर मैं इंडिविजुअलिज्म को फोकस कर रहा हूँ? आई एम यूजिंग दिस मेथड कि मेरे लिए क्लासरूम एज अ होल इज इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए इंडिविजुअल एज अ होल इंपॉर्टेंट है? अब ये कैसे डिपेंड करेगा? मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता, मैंने ये डायरेक्शन करिकुलम से लेनी है। हाँ, मैं तब ये कुछ कर सकता हूँ जब मैंने करिकुलम डेवलप करने के लिए हिल्डा टब्बा का मॉडल यूज़ किया है। मैं इम्प्लीमेंटर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैंने वो रोल डायग्नोज करके दिया है, मेरा करिकुलम डेवलपमेंट में कोई पार्ट था। अगर नहीं था तो मुझे इंस्ट्रक्शंस करिकुलम ने देना है, वो मुझे बताएगी कि भाई हमने तुम्हारी फाउंडेशन जो है रियलिज्म पे बेस पे रखी है, तुम टीचर हो। हमारी एजुकेशन की पॉलिसी कह रही है स्ट्रिक्टनेस शो करनी है, हमने ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव कराने हैं, तुम फैसिलिटेट नहीं करोगे। अगर मेरा करिकुलम आइडियल फिलॉसफी पे बेस्ड है तो मैं टीचर नहीं हूँ, मैं फैसिलिटेटर हूँ। मैंने उस लर्निंग प्रोसेस में इंगेज होना है, मैंने इंडिविजुअल को फोकस करना है। ये तो दो बड़ी बेसिक्स हैं। फिर मैंने एसेंशियलिज्म को फोकस किया, तो मैं क्लासरूम के उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में एसेंशियल वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा हूँ। व्हाट आर एसेंशियल वैल्यूज़? आइदर आई एम यूजिंग ऑडियो वीडियो, आई एम यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशंस, आई एम यूजिंग बोर्ड, आई एम यूजिंग ऑल टूल्स अवेलेबल टू मी इन दैट क्लास। तो एसेंशियल्स में फोकस कर रहा हूँ। क्या मैं उस कोर्स में हूँ जिन ऑब्जेक्टिव्स को मैंने सेट किया था? क्या मैं क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ? क्या मैं उनसे क्विज़ेस ले रहा हूँ? क्या मैं उनसे टेस्ट में लिखवा रहा हूँ? किस तरह के टेस्ट ले रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए? आइदर दे आर ऐसे बेस्ड, एमसीक्यूज बेस्ड, और क्या मैं इन टेस्टों की रूटीन भी चेंज कर रहा हूँ सो दैट मैं एंगेज रहूँ। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन के प्रोसेसेस में आप इन चीज़ों को देखें। फैक्टर्स क्या इफेक्ट कर रहे होते हैं? तीन चीज़ें बेसिक इंपॉर्टेंट हैं, लर्नर, लर्निंग सिचुएशन एंड लर्निंग प्रोसेस। इन्हीं में फैक्टर्स हैं जी, ठीक है। और एक और फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, आपकी आइडियोलॉजिकल जो फिलॉसफिकल फाउंडेशन थी, किस फिलॉसफी पे बेस्ड थी। नाउ बैरियर्स क्या होंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन में? जो एसेंशियल्स हैं अगर वो प्रोवाइड हैं तो बैरियर स्ट्रक्चरल नहीं होंगे। दो बैरियर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल बैरियर और फंक्शनल बैरियर। बड़ा आपको ये दो लफ्ज़ मैं बार बार यूज़ करता हुआ नज़र आता हूँ। जो मेरे साथ हैं, मेरे साथ एक दो लेक्चर्स पहले डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ले चुके हैं रियल वर्ल्ड में या जो वर्चुअल वर्ल्ड में, उनको ज़रूर ये पता होगा कि मैं ये दो वर्ड यूज़ करता हूँ, इसलिए क्योंकि इससे आसानी से समझ आती है कहानी। बैरियर्स दो तरह के होते हैं जी, फंक्शनल बैरियर्स होते हैं और स्ट्रक्चरल बैरियर होते हैं। फंक्शनल वो होते हैं जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इनडायरेक्टली किसी और वेरिएबल्स की वजह से इन्वॉल्व होते हैं। टीचर के रोल को उस तरीके से लर्नर तक जो कम्युनिकेशन होगी वो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व कर रहे होते, इफेक्ट कर रहे होते, इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होते। स्ट्रक्चरल बैरियर्स वो होते हैं जो क्लासरूम के हो सकते हैं, सोसाइटी के हो सकते हैं, पेरेंट्स से आ सकते हैं, कंटेंट के हो सकते हैं, आपकी ड्यूटी और अथॉरिटी की बेस पे हो सकते हैं, पॉलिसी बेस भी हो सकते हैं। और क्लासरूम के अंदर जो एसेंशियल्स प्रोवाइड करने हैं उस स्कूल ने, अगर वो एसेंशियल्स अवेलेबल नहीं हैं तो फिर स्ट्रक्चरल बैरियर्स आ जाते हैं। अगर वाइट बोर्ड के लिए मेरे पास मार्कर ही नहीं है तो बैरियर है, अगर मार्कर है वाइट बोर्ड ही नहीं है तो बैरियर है। और भी बहुत सारी ज़रूरियात आ जाती हैं एसेंशियल्स, तो स्ट्रक्चरल बैरियर भी होते हैं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल सा तरीकाकार टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें टीचिंग मैथडोलॉजी को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। टेंजिबल भी होती हैं, वो इंटेंजिबल भी होती हैं, स्ट्रक्चरल भी होती हैं, फंक्शनल भी होती हैं। अब क्या टीचर का
बॉडी ज़रूरी है। टीचर क्लासरूम में आके बैठ गया, कॉटन का सूट पहन के उसने निकाला है, मोबाइल निकाला है और जो आके कह जी क्लास शुरू कर दो, आज की क्लास शुरू, घंटी बजी, पीरियड ख़त्म। मैं आपको एक पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, आप लोगों पे ब्लेम नहीं कर रहा, आप तो बड़े यंगस्टर हैं, बड़े अच्छे टीचर होंगे जो लड़कियां हैं यहाँ पर, लेकिन आपका वैसे तो क्लासरूम हमने पब्लिक सेक्टर के ऐसे ही देखी है। एक सब्जेक्ट, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आता है, क्लासरूम में बैठता है और बैठ गया, मोबाइल यूज़ कर रहा है और अपने काम कर रहा है, 1000 रोले और उसके देख रहे हैं। लेकिन एक टीचर आ गया क्लासरूम में अपनी ड्यूटी पूरी करने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने, तो क्या टीचिंग स्ट्रेटजी कंप्लीट हो गई? नो, टीचर इज इफेक्टिव, टीचर इज रेडी टू प्ले इट्स रोल, हर रोल या हिज रोल। टीचर इज रेडी टू फुलफिल his or her responsibility. Now there are certain other things which will help teacher, and those are instruction materials. Psychologically भी प्रूव हैं, फिलोसफिकली भी प्रूव हैं ये बातें कि ये मटेरियल्स इंपॉर्टेंट हैं। इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बगैर नहीं दी जा सकती। अब मटेरियल्स दो तरह के होंगे, ऑडियो मटेरियल, वीडियो मटेरियल। ऑडियो वीडियो या जो है विजुअल हमारा, ये दोनों ज़रूरी होंगे। वीडियो मटेरियल क्या होगा? चार्ट, आपने देखा होगा क्लासरूम में चार्टों से सरकारी स्कूल में जाएं, ओ भरे पड़े। वैसे तो अभी मैंने CSS का एग्ज़ाम दिया, इस्लामियात का पेपर बहुत मुश्किल था, पता नहीं है उसमें बचता हूँ या नहीं बचता। तो मेरा जिस हाल में पेपर था उस हाल में ना सारी इस्लामियात ही भरी हुई थी, वो इकबाल के शेरों से लेकर आयतों के, पूरा लगता था मुझे उस चार्ट, उस हाल में, और पूरा जो है कुरान ही लिख दिया हुआ है। 50-70 चार्ट थे उस बड़े हाल में मुल्तान में। और मैंने कहा यार ये तो सवाल ही उसने ऐसे पूछ लिए हैं जो अब अपने आप को बचाना तो है। तो व्हाट आई डिड, मैंने पेपर यूज़ करने के बाद दीवारों पे नज़रें घुमाई, ठीक है, कुछ दिमाग यूज़ किया, उधर से देखा कि कहाँ पर ये आयत लगती है, कहाँ पर ये आयत लगती है, कि अब एग्जामिनर को आर्गूमेंट्स देने हैं, उसको इफ़ेक्टिवली प्रूव तो करने। तो मुझे उस वक्त पता चला कि यार इन चार्ट्स का क्या रोल हो सकता है। तो मेरे लिए इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है तो उस लर्नर के लिए कितना सपोर्टिव होगा। और बार बार उसकी दूसरी वैल्यू, वो विजुअल वहाँ ठहरा है। रिपीटिशन नॉलेज को गेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है। अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, जाएँ शाम को कोई और, कल टॉपिक और पढ़ेंगे, अगर इसको आपने रिपीट नहीं किया, दोबारा नहीं पढ़ा किसी जगह से, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो चार्ट की अगर साइन को समझने की कोशिश करें, वो उस बच्चे के लिए बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा है सेम, वो इनग्रेंड हो जाएंगी, ऐसे कोई किसी ने छाप दिया आपके दिमाग में। इंफॉर्मेशन मेंशन है, इंफॉर्मेशन को टीचर ने ट्रांसमिट किया है, तो दैट इज नॉलेज। और एजुकेशन का पहला पर्पस है नॉलेज। तो दूसरा आते हैं जी, मॉडल्स यूज़ करते हैं जी। आपकी क्लासरूम में मॉडल्स भी छपे हुए हैं, आपका टीचर मॉडल्स भी यूज़ कर रहा है, बार बार बता रहा है, उससे थोड़ी सी और आसानी होती है स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में ट्रांसफ़र करने के लिए। डिफरेंट तरह के बोर्ड्स यूज़ किए जा रहे होते हैं, एक वाइट बोर्ड होता है, ग्रीन बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड होता है। आपकी टीचर ने जो है सबसे पहले ऊपर डेट, टाइम, डेट, पीरियड, क्लास, इंस्ट्रक्टर कौन है, हु इज़ द हेड इन चार्ज ऑफ द क्लास। एक लाइन तो फिक्स होती है ना सरकारी स्कूलों में इस चीज़ों की। एक बोर्ड होता है जिस पे एक रजिस्टर भी आ जाता है उसके पास। डिफरेंट तरह के बोर्ड्स होते हैं, विजुअल मटेरियल्स होते हैं, पोस्टर्स टीचर्स बच्चों से बनवाते हैं, खुद बनाते हैं टीचर्स, अच्छे टीचर्स उस सब्जेक्ट के लिए। फिर प्रोजेक्टेड मटेरियल, ऑडियो मटेरियल देखा, ठीक है, बच्चे ने कहा जी एक क्लास, ज़रूरी नहीं है कि सरकारी स्कूलों में वूफर नहीं लग सकते हैं। मैं तो कहता हूँ बरकम, मेरी माँ जी टीचर थी, मैं क्लास में कहा जी आप वूफर लगा दें, 5 मिनट के लिए आपको मैं ये ऑडियो दिया करूँगा, ये ऑडियो चला देंगे। अम्मा ने कहा, मेरी अम्मा कहती थी स्कूल से मुझे निकाल, मैं कहा नहीं निकालेंगे, बचा लेंगे आपको, आप यूज़ किया करें, अच्छा मेथड है।
तो ऑडियो एक आपका टीचर बोल रहा है, एक कहीं और से एड मिल रही है, उस लेवल के बच्चे के लिए अगर प्राइमरी स्कूल का बच्चा है तो सपोर्ट करेगा। नॉलेज में नॉलेज तीन चार तरीक़ों से आ सकता है, ऑडियो से, वीडियो से, प्रोजेक्टेड मटेरियल से, और फिर नॉन प्रोजेक्टेड मटेरियल भी यूज़ हो जाता है ना। प्रोजेक्टेड मटेरियल क्या होता है? मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं जी, आप स्लाइड्स बना देते हैं, मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं। मल्टीमीडिया के साथ क्लासरूम में टीचर मॉडल्स भी बना रहा होता है, वाइट बोर्ड भी यूज़ कर रहा होता है। इफ़ ही इज़ नॉट यूजिंग, इसका मतलब है वो सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहा। आप अगर देखें अच्छे स्कूल, वो कुछ स्कूलों में आपके जो है एक क्लास में मूवी चला दी, कोई क्लिप चला दिया, रिलेटेड सब्जेक्ट के तरीके से सिखाने का भी एक तरीका का है। सो ये टीचिंग प्रोसेसेस हैं, ये टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं विच आर नॉट कंप्लीट विदाउट हेल्प ऑफ दीज 4 मटेरियल्स: ऑडियो, वीडियो, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड। ठीक हो गया? दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर जी। ये ख़त्म है। इनका कैसे इन्हीं हेडिंग्स जो इस हेड 5 का है, इसको एक्स्ट्रा कोई हेडिंग नहीं याद करनी, सिलेबस के इसी हेडिंग का घोटा लगाना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। हेड 5 अगर वो पूछ लेता है, 5.1 से लेकर 5.4 तक वो प्राइमरी हेडर्स यूज़ करता है, फिर 5.4 के 6 सेकेंडरी हेडर्स यूज़ करता है। ठीक है, तो आपके पास हेडिंग्स तो हैं अल्लाह के बंदो, 4 और 6 10 हेडिंग्स हैं। तो प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की 10 हेडिंग्स एज इट इज़ एग्जामिनर ने बड़े अच्छे स्ट्रक्चर में आपको दे दी हैं। एक्स्ट्रा बात क्यों लिखनी है? सिलेबस में से बात लिखनी है, फाउंडेशंस को यूज़ करना है, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स एज वेल एज गोल्स को मद्देनज़र रखना है। करिकुलम डेवलपमेंट के जो अभी आपने तरीक़ाकार समझे, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रेलिवेंट मटेरियल यहाँ यूज़ करना है। क्वेश्चन कंप्लीट करें, अच्छा स्कोर लें, PMS ऑफिसर बने। अपना अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सवाल है किसी का जी? मेरा करंट अफेयर्स का लेक्चर है अभी 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 लेट हो गया, 20 मिनट उधर। किसी का कोई सवाल? हाँ, टॉपिक को रीड कहाँ से करना है? सॉरी, रहमीन इफ्तिखार ने कहा था। मैं आपको टॉपिक रीड करने के लिए बता दूं जी। ये जो कहानी है आपके पास अवेलेबल है गूगल पे, PDF एसेंशियल्स ऑफ लर्निंग फॉर इंस्ट्रक्शन, गेग्न RM, एसेंशियल्स ऑफ लर्निंग फॉर इंस्ट्रक्शन। इसमें से जो चैप्टर आई थिंक 4 है या चैप्टर 5 है, एसेंशियल्स ऑफ लर्निंग फॉर इंस्ट्रक्शन, गेग्न RM की ये किताब है। इसमें से चैप्टर 4 या चैप्टर 5 है, उसको रीड करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो गुड लैड की एक जो है किताब है, करिकुलम इंक्वायरी, द स्टडी ऑफ करिकुलम प्रैक्टिस, मैकग्रीव हिल, न्यूयॉर्क पब्लिकेशंस ने लिखी है। ये भी सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। मुझे नहीं पूछना कि सर कहाँ है, मुझे दे दें, ठीक है, ये अवेलेबल है, ज़रा ढूंढने की कोशिश करें। करिकुलम इंक्वायरी ये करिकुलम डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, और एसेंशियल्स ऑफ लर्निंग फॉर इंस्ट्रक्शन ये जो हमें टीचिंग प्रोसेस और स्ट्रेटजीज़ देखी उसके लिए ज़रूरी है। अच्छी किताब है ये। आपको इन दोनों किताबों का कम से कम रिव्यू आना चाहिए, जुगाड़ अगर आप लगाना चाहते हैं। ऐसे तो मैं नहीं फेवर करता, लेकिन अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कम से कम कि भाई हमने ये 2 कहानियाँ इधर से पढ़ी हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।